नमस्कार एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमें जानना है विदेशी विनिमय की साम्य दर के बारे में। मतलब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, किस बिंदु पर होता है। जैसे कभी हम पढ़ते हैं कि $1 बराबर 80 है, कभी हम पढ़ते हैं कि $1 बराबर 82 है, कभी हम 85 पढ़ते हैं। तो ये जो अलग अलग रेट है, अलग अलग दर है, ये किस बात पर निर्धारित होती है। तो इसे हमसे पूछा जा सकता है कि विदेशी विनिमय की साम्य दर को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, या विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है समझाइए। तो हमें ये आंसर लिखना है जो हम समझ रहे हैं। लिखा है यहाँ, स्वतंत्र बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा होता है, जिसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है वो, मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर मिलती है वहां विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मांग का अर्थ जानना होगा, पूर्ति का अर्थ जानना होगा, और फिर इसका निर्धारण कैसे हो रहा है उसे जानना होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ विदेशी विनिमय की मांग। विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है जो विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करते हैं। विदेशी मुद्रा को कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा मांग रहा है, जो क्या कर रहा है, वस्तुओं का आयात कर रहा है, सेवाओं का आयात कर रहा है, क्योंकि उन्हें उन आयातों के भुगतान विदेशी मुद्रा में करने होते हैं। आप जिस भी देश से आयात करते हो, आयात मतलब एक देश जब दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में मंगाता है तो आयात, और जब एक देश अपने देश की वस्तु दूसरे देश में भेजता है तो उसे क्या बोलते हैं, निर्यात। तो जब आप किसी देश से आयात करते हो तो उस देश को भुगतान उस देश की करेंसी में ही करना होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी विदेश में लगाना चाहता है तो भी उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप विदेश में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास वहां की करेंसी होना चाहिए। अगर आप वहां पर यात्रा करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो वहां की करेंसी आपके पास होनी चाहिए। तो आया समझ में विदेशी विनिमय की मांग का अर्थ क्या है। विदेशी विनिमय की मांग का अर्थ है कि वहां अगर हम वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा की यहाँ पर जरूरत होगी। ठीक है, तो अब इस चित्र को देखो, यहाँ पर ये जो वक्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इसमें हम देख रहे हैं जब करेंसी की रेट क्या होती है, OR1 होती है, तो इसको कितनी मात्रा में खरीदा गया है, OQ1। और जैसे करेंसी की रेट OR1 से OR2 हो जाती है तो इसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि विदेशी विनिमय दर और मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर करेंसी की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, कम मात्रा में वस्तु का आयात किया जाता है। जब करेंसी की रेट बढ़ जाती है तो कम मात्रा में वस्तु का आयात किया जाता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा आयात करेंगे हमें उतना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब करेंसी की रेट OR1 थी, जब करेंसी जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ $1 बराबर 80 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ज्यादा मात्रा में हमने आयात किया, ज्यादा मात्रा में आयात किया। ठीक है, अब जैसे डॉलर रेट क्या हो गई, बढ़ गई, OR1 से OR2 हो गई, जैसे यहाँ पर 82 हो गई, तो हमने आयात क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, विदेशी विनिमय दर और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है। और यही बात इस चित्र में है। देखो ये OR1 थी तो मांग कितनी थी, OQ1। जैसे ही रेट OR1 हो जाती है, रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पे मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो ये बढ़ा तो ये क्या हो गया, यहाँ पर घट गया। और इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है कि एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर अमेरिकन डॉलर की मांग तथा विनिमय की दर को दर्शाया गया है। ये R मतलब रेट, विनिमय दर, और एक्स अक्ष पर इनकी मांग को बताया गया है। DD वक्र नीचे की ओर जा रही है। ये देखो ये वाला वक्र क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। DD मांग वक्र क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट बढ़ी है तो मांग क्या हो गई, कम हो गई, आयात हमने क्या कर दिए, कम कर दिए। फिर उसने बोला यहाँ पर कि जब दर OR1 होती है तो मांग OQ1 होती है, जब विनिमय दर में वृद्धि होकर वह OR2 हो जाती है तो मांग OQ2 हो जाती है। इस प्रकार विदेशी विनिमय की दर तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, यही हमने जाना। अब इसी तरीके से हम इसकी पूर्ति के बारे में देखते हैं। किसमें, विदेशी विनिमय की पूर्ति। इसमें लिखा है, विदेशी विनिमय की पूर्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जो विदेशों को अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करते हैं और पूंजी का आयात करते हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है।
विदेशी विनिमय की पूर्ति उन लोगों के द्वारा की जाती है जो व्यक्ति निर्यात करते हैं, उनके पास विदेशी मुद्रा ज्यादा होती है। तो इस चित्र में भी इसी प्रकार बताया गया है, सेम एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसने बताया है OR1, जब करेंसी की रेट क्या 80 होती है OR1, जैसे यहाँ पे $1 80 के बराबर था, ठीक है। तो हमने क्या करा, सप्लाई को भी बढ़ाया, ठीक है, सप्लाई हमारा OQ1 हो गया। फिर जैसे ही करेंसी की रेट 80 से क्या हो गई 85 हो गई, OR1 से OR2 हो गई, तो हमने क्या कर दिया, सप्लाई भी और बढ़ा दिया, निर्यात भी और बढ़ा दिया, क्योंकि जितना ज्यादा निर्यात बढ़ाएंगे उतनी हमें क्या होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्त होगी। पहले 80 मिल रही थी, अब 85 मिलेगी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब करेंसी की रेट बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी है। पहले OR1 था तो Q1 था, फिर OR2 हुआ तो यहाँ पे Q2 हो गया। तो वही बात है, यहाँ पे ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, फिर यहाँ पर रेट बढ़ी तो सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ी, और ये एसएस पूर्ति वक्र है। और यही बात इसने हमें यहाँ बताई है। जो भी हम चित्र बनाते हैं उसको समझाना पड़ता है कि अमेरिकन डॉलर की पूर्ति तथा विदेशी विनिमय की दर एक्स अक्ष तथा वाई एक्सिस मतलब अक्ष पर दर्शाई गई है। धनात्मक रूप से ऊपर की ओर जाती हुई पूर्ति वक्र एसएस यह दर्शाती है जब विदेशी विनिमय की दर OR1 से बढ़कर OR2 हो जाती है तो पूर्ति OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है। तो आगे आपको समझ में, जब मांग और पूर्ति आपको समझ में आ गई तो विदेशी विनिमय का दर का निर्धारण भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, विदेशी विनिमय की साम्य दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर विदेशी विनिमय का मांग वक्र व पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, जिसकी व्याख्या निम्न वक्र से स्पष्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, जो कि हमने अभी ऊपर मांग वक्र पूर्ति वक्र पढ़ लिया, और ये ई बिंदु है जहां पर क्या हो रहा है, संतुलन हो रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पर समझाया गया ये सारा। तो अब आप एक तालिका से भी समझा सकते हो, जो कि हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। हम बोल सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मांग और पूर्ति की शक्ति आपस में बराबर हो जाती है, और फिर मांग और पूर्ति को समझा दो और फिर उसके बाद एक तालिका बना दो। तो तालिका में आप यहाँ पर बता सकते हो, यहाँ पर हम प्राइस लिख सकते हैं, यहाँ हम डिमांड लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे डिमांड और यहाँ हम लिखेंगे सप्लाई। ये हम तालिका बना रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ हम करेंसी रेट लिख रहे हैं, ठीक है। जब करेंसी जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, जब डॉलर 1 होता है, जब डॉलर की कीमत 1 होती है तो कितनी मांग हो रही है उसकी, 500। जब डॉलर की रेट क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, तो हमने क्या करा, आयात को क्या कर दिया, कम कर दिया, आयात 400 कर दिया। फिर डॉलर बढ़ा तो फिर आयात हमारा कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा डॉलर बढ़ा है, आयात हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विदेशी विनिमय दर और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पे दर 1 2 3 4 5 बढ़ रही है, तो मांग क्या हो रही है, कम होती जा रही है, 500 400 300 200 100। अब सप्लाई में क्या पढ़ा था कि विदेशी विनिमय की दर और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। जब डॉलर की रेट 1 मिल रही थी तो यहाँ पर 100 वस्तुओं की पूर्ति की जा रही थी, मतलब निर्यात बढ़ाया जा रहा था। अब डॉलर 1 से बढ़ के 2 हो गया तो सप्लाई बढ़ गई। फिर डॉलर 3 4 5 हो रहा है तो सप्लाई भी 300 400 500 बढ़ती जा रही है। कुल मिला के जब डॉलर की रेट 3 होती है तो यहाँ पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। ये 3 बिंदु पर, ये 3 बिंदु पर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, आप टेबल बनाकर लिख सकते हो कि जब डॉलर रेट 3 होती है तब वहां पर मांग और पूर्ति की शक्ति आपस में बराबर हो गई, मांग भी 300 पूर्ति भी 300। अब इसे चित्र में कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 100, दो मांग और पूर्ति का लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 400, और यहाँ लिख लेते हैं 500। यहाँ पर रेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। पहले डिमांड का बना लेते हैं। पहले 1 था तो हमने 500 वस्तु का क्या किया, आयात। अब डॉलर की रेट क्या हो गई, बढ़ गई, तो हमने वस्तु का आयात घटा दिया। फिर डॉलर 3 हो गया तो फिर हमने आयात घटा दिया। फिर डॉलर 4 हो गया तो हमने 200 वस्तु का आयात किया। फिर डॉलर 5 हो गया तो हमने 100 वस्तुओं का ही यहाँ पर आयात किया। इस टेबल को ही हम बना रहे हैं। अब सप्लाई में देखो, डॉलर 1 था, हमने 100 वस्तुओं का निर्यात किया। डॉलर 2 था तो 200 वस्तुओं का, 3 था तो 3, 4 डॉलर हुआ तो हमने 400 वस्तुओं का निर्यात किया, और 5 हुआ तो 500 वस्तुओं का। तो देखो यहाँ पर 3, ये देखो यहाँ पे तो ये मांग वक्र डी, ये सप्लाई वक्र पूर्ति वक्र, और देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 3 पर ये 300 और ये 3, यहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्ति आपस में बराबर हो जाती है, और इसी बात को यहाँ बताया गया है। तो आया आपको समझ में? अब भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।